Hello, Assalamu alaikum and welcome to the class. Today's topic is architecture and organization of Intel 8051 microcontroller. यह हम लोग previously start कर चुके थे, कुछ इसमें से topics थे जो रह गए थे, तो आज हम वो भी cover करेंगे प्लस इतने दिन जो टाइम हम नहीं कर सके कंटिन्यू, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूँगी कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुई, तो वो भी हम इसमें कवर कर देंगे। और जिस दिन हमारी क्लास टाइमिंग्स हैं ऑनलाइन, तो उस दिन अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उस वक्त आप लोग क्लियर कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिस्कशन क्लास होगी ऑन थर्सडे एट 10 AM। सो उस वक्त क्वेश्चंस होंगे। उससे पहले मैं ये लेक्चर डिलीवर कर दूंगी, और जब ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड करूँगी, और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी जब हमारी क्लास होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। तो उस दिन जो है वो सबमिट की जाएगी वो असाइनमेंट, और वो असाइनमेंट ऐसी होगी कि 10-15 आपको MCQs दिए जाएंगे, और वो आप लोगों को कंप्लीट करके मुझे थर्सडे तक जो है वो आप लोगों को सबमिट करनी होगी, ताकि हो सकता है कि आगे एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसीजर होता है, तो हमें थोड़ी सी ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी। हम यूज़ टू हो जाएंगे कि हमें प्रोसीजर आगे किस तरीके से कंटिन्यू करना है। तो लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर था हमारा आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इससे पहले हम जनरल जो माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से जेनरिक माइक्रो कंट्रोलर की हमने बात की थी। अभी जो है वो हम बात करेंगे किसकी, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि MCS फैमिली है, और इसका जो वेंडर है वो है आपका इंटेल। माइक्रो कंट्रोलर में ये कुछ मेजर फीचर्स हैं आपके प्रेजेंट हैं इन 8051, और उसमें जो मेजर फीचर्स हैं इट इंक्लूड्स 8-बिट CPU। 8-बिट CPU हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपका एक्यूमुलेटर या ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, या जो भी इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे आपके होते हैं 8-बिट रजिस्टर। क्योंकि 8051 जो है वो आपका 8-बिट वाइड जो है वो माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसलिए जो भी हम इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हो गए, या जो भी हम अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सारी आपकी होती हैं, डिपेंड करती हैं 8-बिट रजिस्टर पे। ऑन चिप ऑसिलेटर जो कि हमें प्रोवाइड करता है फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने इजीली क्लियरली हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, आगे हम आएंगे। देन 4K बाइट्स ऑफ ऑन चिप रोम। ऑन चिप रोम से मुराद ये है कि इसमें आपके पास 4K बाइट्स की तक की मेमोरी जो है वो मौजूद होती है इंटरनली, जिसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इससे आगे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इतनी मेमोरी हमारे पास होती है। इंटरनल रोम हमारे पास 4 किलोबाइट्स, एंड इंटरनल रैम हमारे पास होती है 128 बाइट्स। फिर हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो मैंने कहा था कि माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं, और उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि आपका जो रजिस्टर होता है उसमें आप जो अर्थमेटिक लॉजिकल परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो वो आप बाइट बाय बाइट भी कर सकते हैं और बिट बाय बिट भी कर सकते हैं। इसको भी आगे हम देखेंगे। देन 32 IO पोर्ट्स। IO पोर्ट्स मीन्स कि हम पेरिफेरल्स को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और टोटल हमारे पास 40 में से 32 लाइंस जो हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 इंटेल 8051 की, वो जो है वो डेडिकेटेड है फॉर 32 पिन्स फॉर IO पोर्ट्स, मीन्स इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स। उसके बाद 2 टाइमर्स हैं। आप उनको एज अ टाइमर यूज़ कर सकते हैं, एज अ काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों जो हैं वो 16 बिट हैं। याद रखें कि मैंने आपको कहा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ रजिस्टर्स हैं जिसमें आप अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, तो वो 8-बिट वाइड होते हैं, लेकिन जो टाइमर है वो आपके पास 16 बिट वाइड होता है। उसको भी आगे हम करेंगे। देन फुल डुप्लेक्स सीरियल डुप्लेक्स से मुराद क्या है? फुल डुप्लेक्स मींस कि आप एट अ टाइम जो है वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा, और रिसीव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर सीरियल कम्युनिकेशन
माइक्रो कंट्रोलर की दूसरे पेरिफेरल्स के साथ, कंप्यूटर के साथ या हार्डवेयर सर्किट के साथ, तो वो जो है वो हम परफॉर्म करते हैं थ्रू दीज टू रजिस्टर्स, सीरियल कंट्रोल रजिस्टर एंड सीरियल बफरिंग रजिस्टर्स। और ये रजिस्टर तभी एक्टिवेट होंगे जब आप कोई सीरियल कम्युनिकेशन हो माइक्रो कंट्रोलर हो या किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट के बीच में। फिर ये 64 KB और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, हम एक्सटर्नल मेमोरी को भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, सिंगल एप्लीकेशन के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए। 8 बिट मेमोरी जो है वो आप 4 किलो बाइट्स जो रोम है या 128 बाइट्स ऑफ रैम है, उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो मेमोरी। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप एक्सटर्नल मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हो, और उसकी जो लिमिट है वो है 64 किलो बाइट्स। फिर है कि नेक्स्ट फीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि दूसरी चिप्स में या माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर की खास बात है वो है बुलियन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जिसमें आप जो है वो बुलियन ऑपरेशंस मींस के एक बिट बाय बिट जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। बाकी जो भी आपके डेटा जो होता है मैनिपुलेट, वो बाइट बाय बाइट होता है, लेकिन इसकी स्पेशल फंक्शनैलिटी यही है कि आप उसमें बिट बाय बिट जो है वो भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। दैन पावरफुल इंटरप्ट स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास इंटरप्ट स्ट्रक्चर है, और इंटरप्ट हम लोग सबको पता होगा कि क्या करता है कि हम जो एक नॉर्मल रूटीन चल रहा है उसको अगर हमें इंटरप्ट करवा के दूसरा कोई उससे काम लेना है तो हम इंटरप्ट कॉल करते हैं, और कुछ देर के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और जो दूसरा आप काम लेना चाह रहे हो अपने कंप्यूटर से, माइक्रो कंट्रोलर से, तो वो परफॉर्म किया जाता है। दैन स्पेशल जो उनकी फंक्शनैलिटी है, फीचर्स है, उसमें फर्स्ट फीचर जो है वो है ऑन चिप ऑसिलेटर। ऑन चिप ऑसिलेटर अवेलेबल है आपके पास माइक्रो कंट्रोलर में। 40 पिन में से दो ऐसी पिन्स हैं जो कि आपकी पिन नंबर 19 या 18 पिन्स हैं, दो पिन्स हैं जिसमें आपका ऑसिलेटर कनेक्ट करता है। ऑसिलेटर आपको पता है कि ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, क्लॉक प्रोवाइड करके देता है, और उसी क्लॉक की वजह से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं पर सेकेंड, पर माइक्रो सेकेंड, डिपेंड ऑन द बॉड रेट। देन क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है इन दोनों पिन्स के दरमियान, और जो लिमिट है 8051 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी की वो है 12 मेगाहर्ट्ज। सो आप इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 1.24 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसके लिए आपको फिर कोई और नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा या नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना पड़ेगा। जो 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर की जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट है वो है 1.24 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। फिर उसके लिए फिर हमें और एडिशनल कंपोनेंट्स की चाहिए, जिसमें आपको दो कैपेसिटर्स आ जाते हैं। और कैपेसिटर्स का काम क्या है कि ऑसिलेटर ऑसिलेट करे किस पे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस में होती है, जब आपके पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, तो पीरियोडिक सिग्नल में आपको हर दफ़ा जो साइकिल है वो रिपीट करती है हर सेकंड के बाद, और उसका जो शेप है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम ये चाहेंगे कि हम जो ऑसिलेशंस दे रहे हैं वो एक तो पीरियोडिक हो, मीन्स के जो ऑसिलेशन के बीच में जो डिफरेंस है, जो ड्यूटी साइकिल है, इट रिमेन्स द सेम जब हम पूरी इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर 30 पिकोफैराड के दो कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं दो पिन्स के साथ, XTEL1 XTEL2 क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो तो पिन्स है। फिर उसके अंदर का प्रोसेस किस तरीके से होता है ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी 12 मेगाहर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल जो है वो 12 टोटल साइकिल्स जनरेट होती हैं। फिर उन 12 साइकिल्स में से अलग 6 पल्सेस जनरेट होती हैं, जिसको हम डिफरेंट स्टेट्स का नाम देते हैं, 6 स्टेट्स। और फिर वो 6 स्टेट्स जो हैं उनसे मिलके जो है वो हमारे दो ALE सिग्नल्स बनते हैं। ALE सिग्नल्स क्या हैं, ये आपके हैं ये आपकी जनरेटर फॉर सिंगल मशीन साइकिल। कि क्या होता है कि आपका जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है मशीन साइकिल मींस के ऑब्वियसली आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो समझता नहीं है आपकी लैंग्वेज, तो उसको उसी की लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। तो प्रोग्राम आप C में लिखो, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, असेंबली में लिखो, उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है।
तो यहाँ पे जो आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो जब आपका ALE सिग्नल जनरेट होगा तो उस हिसाब से आपका फिर जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आपके जो क्लॉक 12 मेगाहर्ट्ज की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो उसमें टोटल आपके 2 मशीन साइकिल जो है वो बन रहे हैं। अब अगर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, कुछ बाइट्स होने जैसे सेट कंडीशन है, सेट बी या सेट ए, तो एक्यूमुलेटर या आपने कैरी फ्लैग जो है वो सेट कर दिया है, तो एक बिट ही है, तो उसमें आपकी एक बाइट ही आपकी इंस्ट्रक्शन में चाहिए होगी। ऑप कोड भी वही होगा, ऑपरेंड भी वही होगा, तो उसमें सिर्फ आपकी एक मशीन साइकिल एली एक सिग्नल यूज होगा। लेकिन कुछ है जो आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसमें आपका एक बाइट में आपका ऑपरेशनल कोड हो गया कि आपको कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, सेकंड में उसी का ही ऑपरेंड हो गया कि क्या उसका जो है वो ऑपरेंड होना चाहिए, क्या डेटा होना चाहिए जिसको आप जो है वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो कुछ आपकी मशीन साइकिल की जो है वो कोड होता है, कुछ में आपकी 3 बाइट्स भी होती हैं, जिसमें आपके एक तो आपका ऑप कोड हो गया, 2 आपकी ऑपरेंड होगी डिफरेंट। अब जब हम प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे स्टार्ट, तो उसमें आपको बता दूंगी कि क्या कितनी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और 051 की कितनी टाइप्स की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन सेट जो हम आगे करेंगे। ठीक है, फिर ऑन चिप रोम मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि आपकी जो इंटरनल रैम है वो 4K इंटरनल रोम यूज़ होती है, लेकिन एक्सटर्नल रोम भी हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो पिन यूज़ होती है वो है EA पिन, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एड्रेस। ये आपका जो है वो 0 पे एक्टिवेट होगा, 1 पे जो है वो डीएक्टिवेट होगा, इस पर कॉम्प्लीमेंट होता है पिन पे। तो जब आपका ES 0 होगा दैट मीन्स कि आपकी एक्सटर्नल रोम कनेक्ट है, और जब ये पिन 1 होगी दैट मीन्स डीएक्टिवेट होगी, मीन्स कि आपने एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट नहीं की। और एक्सटर्नल मेमोरी की जो साइज़ है वो है 64 किलो बाइट की जो है वो है, इसमें लिमिट है, जिसमें आपकी जो स्टार्ट होगी फ्रॉम 1000 टू FFF, और जो आपकी 4 किलो बाइट की कैपेबिलिटी है वो 000 से स्टार्ट होगी टू द 0FFF। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से हम जो है वो 2 पावर 16 को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स एंड टेरा बाइट्स। सो 2 पावर 16 इज इक्वल टू 64 किलो बाइट्स। और जब हम 4 KB के करेंगे तो उसमें हमारी सिर्फ 3 जो है वो LSB यूज़ होंगी, बाकी जो MSB होगी वो 0 रहेगी। और जब 1 होगी, जब हम 64 KB एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो उसमें ऐड करेंगे अपनी इंटरनल रोम के साथ। फिर ऑन चिप रैम भी हमारे पास 128 बाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि मेमोरी लोकेशन आपकी स्टार्ट होंगी फ्रॉम 00 टू 7F। ठीक है, और अगर हम इसमें भी अगर एक्सटर्नल मेमोरी हम ऐड करना चाहें तो इसमें भी EA एड्रेस है। अगर EA 0 होगी मीन्स एक्सटर्नल रैम, और EA 1 होगी मीन्स इंटरनल रैम, और इसकी भी जो लिमिट है वो है 64 KB तक हम इसको ऐड कर सकते हैं मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो जो मैंने आपको जो भी बताया वो सारा फिगर में है कि जो इंटरनल EA जो है वो 0 होगा मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी, और EA 1 होगा तो जो है वो इंटरनल मेमोरी होगी। और जो इंटरनल रोम है स्टार्ट फ्रॉम 00 टू 0FFF, एंड 1 जो एक्सटर्नल है वो आपकी 100 से FF तक हो रही है। और किस तरीके से हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर अब ये रैम है, रैम में आपके कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी आ जाते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे। फिर और रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमने रजिस्टर में से कुछ जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, कुछ जो है वो हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। तो इनको भी हमने फिर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हमारी रैम जो है वो 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्ट में जो है वो डिवाइड होती है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं वर्किंग रजिस्टर्स। ठीक है, और टोटल मेमोरी लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि 00 से 7F तक आपकी टोटल मेमोरी है। फिर वर्किंग रजिस्टर्स में क्या करते हैं, जो भी हम जैसे कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, या हम कोई भी LED ऑन एंड ऑफ करवा रहे हैं, या कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, तो उसमें हम एक्यूमुलेटर तो यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा टेम्पररीली। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें जो है वो डेटा कुछ देर के लिए चाहिए और हम उसको किसी मेमोरी लोकेशन पे हम प्लेस करना चाह रहे हैं।
तो ये वर्किंग रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जिन पे हम डेटा को टेम्पररी शिफ्ट करवा सकते हैं, और फिर अगर हमें पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी उनकी ज़रूरत हो तो हम उनको रिकॉल कर सकते हैं थ्रू दीज रजिस्टर्स। अब ये बैंक है हमारे पास, टोटल 4 बैंक्स हैं, और स्टार्ट फ्रॉम बैंक 0 टू बैंक 3, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। हर बैंक में टोटल 8 रजिस्टर्स हैं जिनकी लेबलिंग इस तरीके से R0 to R7, R1, R2, R3 अप टू R7। टोटल 4 बैंक्स हैं, तो बैंक 0 की जो मेमोरी लोकेशन है स्टार्ट फ्रॉम 00 to 07, बैंक 1 स्टार्ट फ्रॉम 8 to 0F, and then third one is 10 to 17 and 1 to 1F, the last one। अब इसमें क्या है कि आप एट अ टाइम एक ही बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने बैंक 1 सेलेक्ट किया है तो बाकी सारे बैंक्स क्या होंगे, डिसेबल होंगे। अगर मैंने बैंक 2 को एक्टिवेट किया है तो बाकी सारे बैंक्स क्या होंगे, डिसेबल होंगे। एट अ टाइम आप कोई भी एक बैंक उठा सकते हो जिसमें आप अपनी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, डेटा को टेम्पररी सेव कर सकते हो। और हर बैंक में जो टोटल रजिस्टर्स हैं वो क्या है, R0 से R7। अब जैसे हम बैंक 0 ले रहे हैं तो बैंक 0 में टोटल रजिस्टर्स हैं फ्रॉम R0 टू R7, और उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो है ऑब्वियसली 8 बिट बैंक है तो इसकी जो मेमोरी लोकेशन है स्टार्ट फ्रॉम 00 टू 07। 00 लोकेशन पे आपका फर्स्ट रजिस्टर आ रहा है R0, 01 पे R1, 02 पे R2, देन 03 R3, 04 R4, 05 R5, 06 R6 एंड अप टू 07 का जो रजिस्टर होगा R7। बैंक 0 आपने एक्टिवेट किया, बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे कि डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट जो है वो वर्किंग रजिस्टर्स है जिसमें आपको तो कोडिंग की और आपने डेटा को थोड़ी देर के लिए मेमोरी लोकेशन पे सेव किया। सेकंड जो लोकेशन है फ्रॉम 00 टू 7F, जो सेकंड एरिया है वो है ऑक्यूपाइड फॉर बिट एड्रेसेबल। बिट एड्रेसेबल से मराद क्या है कि आपकी मेमोरी लोकेशन है, इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मौजूद हैं जिसमें आप जो है वो बाइट बाई बाइट भी डेटा को एड्रेस कर सकते हैं, बिट बाय बिट भी डेटा को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई रजिस्टर है 20 की जो है वो मुझे LSB जो है वो चेंज करनी है। MSB मैं कहती हूँ कि सेम रहे, सिर्फ LSB चेंज हो। जस्ट हम लोगों को क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर जो बिट होगी उसको हम चेंज कर लेंगे, बाकी पूरा जो भी बिट्स होंगी 8 में से 7 बिट्स जो होंगी वो सेम रहेंगी। एक बिट हमने कोई सी भी सेट भी कर सकते हैं और उस बिट को हम क्लियर भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आइदर यू सेट योर बिट और क्लियर योर बिट। क्लियर मीन्स 0, सेट मीन्स 1। तो बिट एड्रेसेबल जिसमें आप बिट बाय बिट डेटा को मैनिपुलेट या हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, जिसकी मेमोरी लोकेशन है स्टार्ट फ्रॉम 20 टू 2F। और अगर हम सिर्फ बिट करें तो 00, अगर पूरा बाइट करें तो फ्रॉम 00 टू 07। फिर थर्ड जो इसकी एरिया है इट इज़ फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जो कि आपके पास रिमेनिंग स्पेस बचता है जो कि 30 to 7F। फिर उसमें आप कोई भी जो रजिस्टर है आपका वो आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना डेटा जो है वो टेम्पररी स्टोर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि यूज़र जो है वो इस मेमोरी जो 30 to 7F तक है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता है इन हर हिज प्रोग्रामिंग। ठीक है, पर यही जो है वो मैंने आपको जो कहा यही सारा इसमें लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। फिर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर ये है डिफरेंट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो कि हमने कहा था कि टोटल 21 जो हैं वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम यहाँ पे देख भी लेंगे। हाँ जी, 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मौजूद हैं किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब 8051 का आप 8052 भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ टाइमर का होता है, बाकी आपकी जो है वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल पर्पस पर कुछ जो है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। टोटल सारे फंक्शन रजिस्टर्स हैं। जो स्टार साइन है, स्टैटिक साइन, वो शो कर रही है स्पेशलिटी। तो एक्यूमुलेटर ए जो है वो भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में आता है। एक्यूमुलेटर बी ज़्यादातर ऑपरेशंस में यूज़ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है। जब आपके पास डेटा जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है 8 बिट से, तो उसको फिर आप किस तरफ शिफ्ट करेंगे वो आप टेम्प्रेरी रजिस्टर बी में
शिफ्ट करते हैं। और सी टेबल में रजिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं के ही फंक्शंस लिखे हुए हैं, फिर उन्हीं की ही एड्रेस लिखी हुई है। और एड्रेस हमने कहा था कि आपकी जो एड्रेस है वो आप 7F से FF तक डिफरेंट एड्रेसेस दी गई हैं, इसमें जो है वो आपके जो है वो रजिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटर A, एक्यूमुलेटर B, DPH, DPL इंडिकेट डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है, जिसमें DPH जो है वो आपका शो करता है हायर ऑर्डर बाइट, और DPL जो है वो आपका शो करता है लोअर ऑर्डर बाइट। और ये DPH और DPL जो है वो तभी हम को यूज़ करते हैं जब हम एक्सटर्नल मेमोरी एड्रेस अगर हम दें, एक्सटर्नल मेमोरी को कनेक्ट करें टू योर 8051 इंटेल माइक्रो कंट्रोलर। फिर है आपके पास IP, ये दोनों इंटरप्ट जो हैं वो रजिस्टर हैं। फिर पोर्ट्स हैं आपकी P0, P1, P2, P3। अब हमने कहा था कि 28 टोटल लाइन्स हैं जो कि आपकी IO पोर्ट्स हैं, और 4 पोर्ट्स हैं फ्रॉम पोर्ट 0 टू पोर्ट 3। और ये सारी पोर्ट्स जो हैं 8 बिट वाइड हैं, तो अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो है वो हमारी 4 पोर्ट्स हैं, तो 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारी 28 टोटल लाइन्स बनती हैं IO पोर्ट्स की। फिर PCON रजिस्टर है पावर कंट्रोल, ये आगे हम पढ़ेंगे। फिर स्टेटस वर्ड रजिस्टर, ये फ्लैग रजिस्टर की तरह ही होता है, जो कि आपका प्रोग्राम का उस वक्त का स्टेटस हो वो शो करता है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 8 बिट वाइड है। एसकॉन, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। सीरियल कंट्रोल और सीरियल कम्युनिकेशन, जब मैंने आपको कहा था कि एसकॉन सीरियल कंट्रोल या सीरियल बफरिंग जो रजिस्टर होते हैं तभी यूज़ होते हैं जब आप सीरियल कम्युनिकेशन करवा रहे हो आपके माइक्रो कंट्रोलर की किसी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ। फिर स्टैक पॉइंटर सबको पता है कि 8 बिट वाइड है। और स्टैक पॉइंटर में क्या करते हैं आप जो भी प्रोग्राम अगर इंटरप्ट किया तो आप प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए आप स्टैक में जो है वो शिफ्ट करते हो, और फिर जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है उसके बाद आप फिर प्रीवियस प्रोग्राम को फिर कहाँ से उठाते हो, स्टैक पॉइंटर में से, हर किसी को पता होगा। फिर दूसरे अपग्रेड जैसे टाइमर मोड, टाइमर कंट्रोल। टाइमर किस तरीके से ऑन हो, किस तरीके से ऑफ हो। टाइमर जो है वो इंटरनली थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन हो या थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू ऑन हो, ये आपका टाइमर कंट्रोल जो है वो रजिस्टर डिसाइड करता है। और टाइमर मोड जो है वो आपका टाइमर मोड की सिलेक्शन करता है कि किस मोड में, आगे हम मोड्स पढ़ेंगे कौन से मोड्स होते हैं। फिर TL1, TH1, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल 2 टाइमर्स होते हैं, जिसको हम T0 और T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टाइमर जो है वो आपके 16 बिट टाइमर कहलाते हैं, तो इसलिए हम 16, हमारा जो रजिस्टर 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट वाइड है, तो इसलिए हम इनको अलग अलग करके हम इसको बताते हैं कि TL0 जो है वो टाइमर नॉट का लोअर ऑर्डर बाइट है, TH0 टाइमर जो 0 है उसका हाई ऑर्डर बाइट है। उसी तरीके से TL1 एंड TL0 जो है वो टाइमर 1। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो हमने फीचर्स स्टडी किए कुछ फीचर्स हैं। डॉटर लाइन्स जो हैं वो शो कर रही हैं कि हो सकता है कि ये आपके माइक्रो कंट्रोलर में हो सकता है कि ना हो। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोम वाला ब्लॉक आप देखेंगे डॉटेड, तो उसमें आप दिखा रहे हैं कि 0 किलो बाइट मेमोरी जो है वो 8031 8032 माइक्रो कंट्रोलर में, 4K जो लिमिट है वो 8051 की है। फिर अगर आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो 8052 की जो मेमोरी इंटरनल रोम की जो मेमोरी साइज़ है वो है 8K। ये रैम उसी के ही लेफ्ट में रैम की कैपेबिलिटी दी हुई है। जो हम 8051 करें उसमें तो 128 बाइट्स ऑफ रैम है, लेकिन 8052 8032 ये भी आपकी 128 तक ही काम करती है। फिर मैंने कहा आपको कि आपकी जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स में 2 ही टाइमर्स हैं आपके T0 एंड T1, 16 बिट टाइमर हैं। लेकिन जब आप 8052 जो है यूज़ करेंगे उसमें आपके टाइमर्स जो हैं वो 3 टाइमर्स हो जाते हैं, T0 T1 एंड T2, अगर आप 8052 यूज़ करना चाहें। फिर सीरियल पोर्ट, इंटरप्ट कंट्रोल जो मैंने आपको रजिस्टर बताया, फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप याद रखें कि जो आपका कंट्रोलर होता है उसमें प्रोसेसर अगर ना हो तो आप ऑब्वियसली कोई भी एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं कर सकते। प्रोसेसर इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है तो इसका जो प्रोसेसर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, तो उसका साइज़ भी कितना है 8 बिट वाइड है।
फिर हमने कहा कि ऑसिलेटर है, सीरियल पोर्ट में आपकी ट्रांसमिशन रिसेप्शन दोनों आ जाती हैं। फिर बस कंट्रोल, उसमें आपकी ईए, एक्सटर्नल एड्रेस, रीसेट पिन। रीसेट को हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रीसेट सर्किट को स्टडी किया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ एन इंटरप्ट, बट इसमें जो इंटरप्ट मौजूद है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, रीसेट उसका पार्ट नहीं है। लेकिन रीसेट भी हम इसलिए देते हैं कि इंटरप्ट करें और अपने माइक्रो कंट्रोलर को फिर उसी जगह इनिशियल पोजीशन पे ले जाएं, सारे रजिस्टर्स आपके इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एएलई क्या है आपका, जो लॉजिक मशीन साइकिल जनरेट होती है। और उसके बाद यहाँ पे ऑसिलेटर है, आईयू पोर्ट्स हैं, टोटल 4 आईयू पोर्ट्स हैं जो कि P0, P1, P2, P3 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, जिससे आप जो है वो डेटा को क्या कह सकते हैं, इनपुट या आउटपुट करवा सकते हैं। देन दिस इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर पिन आउट्स, जिसमें टोटल 40 पिन्स हैं। पिन नंबर 20 इज़ यूज फॉर ग्राउंड, 40 इज़ यूज फॉर VCC। इनको हम अच्छा तरीके से हम इसको समझ चुके हैं, क्योंकि हमने अच्छे खासे लैब्स भी कर चुके हैं थ्रू सॉफ्टवेयर और एंड थ्रू हार्डवेयर। ठीक है, तो 2 मेरे ख्याल में आपके हार्डवेयर तक के प्रोजेक्ट्स तो हो चुके हैं जो हमने लैब्स में परफॉर्म की, और किस तरीके से आप उनको कनेक्ट करते हो कि कौन सी पिन्स होती हैं। 20 पिन ग्राउंड है, 40 पिन VCC है, इसको हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं। प्रीवियसली जो हम इस लेक्चर में करें ALE, EA, रीसेट, इसको हम कवर कर चुके हैं। पिन नंबर 18, पिन नंबर 19 यूज फॉर क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो 28 डिफरेंट लाइन्स हैं, 28 आपकी आईओ पोर्ट्स हो गई, 2 आपकी VCC एंड ग्राउंड, 30 प्लस 2 पिन्स ऑफ एक्सटर्नल एड, 32 एंड 4 पिन्स आपकी जो है ये है, बाकी जो है वो आपकी यूज़ नहीं होती। तो ये पिन्स जो है वो आपको मेरे ख्याल में तो अब याद हो गई होंगी कि इनका पर्पज़ क्या है। फिर पोर्ट्स हैं जो 28 पिन्स हैं, उसके आपकी जो पोर्ट 1 है वो सिर्फ एक सिंगल फंक्शन सिर्फ आईओ पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। बाकी जो भी पोर्ट्स हैं वो आपकी जो है वो डुअल पर्पज़ के लिए। पोर्ट 0 और पोर्ट 2 जो है वो एक्सटर्नल एड्रेस को हम यहाँ पे जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि P0 की 8 बिट्स और P2 की जो है वो 8 बिट्स हैं, टोटल 16 बिट्स होती है। और यहाँ पे हमारी जो एक्सटर्नल एड्रेस है वो टोटल हम 64 किलो बाइट्स तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। पोर्ट 1 जो है वो डेडिकेटेड है सिर्फ आईओ के लिए। तो अगर हमारे पास मिनिमम एक्सटर्नल मिनिमम पर्पस, मतलब उसमें ज़्यादा काम ना हो, हमारा माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, तो हम जो पोर्ट 0 है, पोर्ट 2 को हम एज एन एक्सटर्नल आईओ पोर्ट्स के या यूज़ करते हैं, हम मेमोरी के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आपको मेमोरी की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको कहा कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कह रहे हैं कि हमें 4K बाइट्स ऑफ रोम की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें आप 64 किलो बाइट्स तक की आपको लिमिट दी गई है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर जो पोर्ट 3 है, इसमें जो है वो 8 बिट पोर्ट है, इसमें भी आप देखें कि दो काम है। इसको आप एज एन आईओ पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पिन नंबर 17 जो है इसकी रीड के लिए यूज़ होती है, रीड एंड राइट। अगर आप डेटा को रीड राइट कर रहे हो, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 0, ये दोनों जो है वो इंटरप्ट हैं। आगे हम पढ़ेंगे। पर T0, T1 जो है वो टाइमर है आपके 2 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। फिर ये पोर्ट्स हैं, इसको हमने आगे थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में डिफाइन किया है। फिर हर पोर्ट की जो है वो बिट एड्रेस है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको जस्ट आप लोगों को रीड आउट करना है। और एड्रेस जो है वो आपके शुरू के लेक्चर्स, जो आपके लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ही एड्रेस आपकी पोर्ट्स की आपकी हर फंक्शन रजिस्टर की दी गई हैं, उसी को ही फिर 80 to 87 तक आपका पोर्ट 0 है, तो पोर्ट 0, 81, 82 कौन कौन सी पेन जो है वो आपकी यूज़ हो रही है। और ये एड्रेसेस हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में अगर आप पोर्ट ना लिखो और उसकी पर्टिकुलर जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो अगर आप दे दो तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट पोर्ट या उस पोर्ट की पर्टिकुलर बिट के इक्विवेलेंट ही होगी। इसलिए आपको एड्रेसेस भी याद करनी पड़ेंगी फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आगे मैं प्रोग्रामिंग करवाऊँगी तो इसको भी हम देख लेंगे किस तरीके से हम इसको डेटा को मैनिपुलेट करें। दैन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना आगे। फिर पोर्ट 0 कि किस तरीके से पोर्ट 0 का ड्यूल 2 तरीके से काम करता है। अब इसमें ये सर्किट है, पोर्ट 0 किस तरीके से यूज़ करते हैं
फॉर IO एंड फॉर एक्सटर्नल एड्रेस, ठीक है, दो कामों के लिए यूज़ होती है। तो ये सर्किट है जिसमें हमारे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है टू द लेफ्ट, और बीच में हमारे पास 2:1 मक्स, मीन्स के उसमें दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। पर राइट पे आप देखेंगे कि राइट पे हमारे पास दो FET ट्रांजिस्टर हैं, जो कि जो अपर वन है वो इट्स कनेक्टेड टू द VCC एंड लोअर वन इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, एंड द बोथ आर कनेक्टेड टू द पोर्ट पिन ऑफ पोर्ट 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो इनपुट हैं मक्स के लिए, तो एक इनपुट आएगा फ्रॉम डी फ्लिप फ्लॉप और एक इनपुट आएगा फ्रॉम द एड्रेस। तो या तो आपके पास डेटा आएगा, इनपुट आउटपुट होगा, या फिर आपके पास कोई भी एड्रेस डेटा आएगा, ठीक है। तो दोनों ही अलाउ नहीं हो सकते। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? आपको ऊपर कंट्रोल सिग्नल नज़र आ रहा होगा। कंट्रोल सिग्नल अगर हमारे पास 0 होगा तो दैट मीन्स हमारे पास जो इनपुट आउटपुट है वो आपकी मक्स की आउटपुट की तरफ जाएगा, और अगर यही कंट्रोल सिग्नल 1 होगा तो एड्रेस जो आपकी होगी वो एड्रेस जाएगी आउटपुट पोर्ट की तरफ, ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी हुई है। फर्स्ट पार्ट है पोर्ट 0, हाउ टू यूज़ पोर्ट 0 एज एन इनपुट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, ये जो हम बताया कंट्रोल इनपुट जो होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है जो पोर्ट 0 है वो IO के तौर पे यूज़ हो रही है। तो कंट्रोल सिग्नल इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं आप लोगों को यहाँ पे 0 और 1 मार्क करके दिखाती। मैं जो आपको बताती जा रही हूँ आप ये खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उस पर मैं थोड़ा सा बेटर यही होगा कि उसमें वाइट बोर्ड भी होगा और थोड़े हम एडिट भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रो था, तो हम भी इतना प्रिपेयर नहीं थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट है कि हमें IO के तौर पे यूज़ करना है पोर्ट 0 एज एन इनपुट, तो कंट्रोल सिग्नल ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड अब यहाँ तो पोर्ट 0 इनपुट होगी, यहाँ पर पोर्ट 0 आउटपुट होगी। तो यहाँ पे लिखा 1 इनपुट इज रिटन ऑन द लैच व्हेन पोर्ट 0 इज यूज्ड एज एन इनपुट, ठीक है। जब यहाँ पे डेटा आपका 1 के इक्वल होगा तो दैट मीन्स पोर्ट 0 इनपुट है। डेटा जो है वो 0 होगा तो दैट मीन्स इनपुट एज अ पोर्ट 0 एज एन आउटपुट यूज़ हो रही है। अब डेटा अगर यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं तो Q कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। जब 0 होगा तो मक्स से जो आउटपुट जाएगा वो 0 होगा, और 0 मीन्स के जो आपका FET है वो क्या है? डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड मीन्स कि हाई इम्पीडेंस लाइन, ना ये ग्राउंड होगा ना ही ये VCC है। ये थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं? हाई इम्पीडेंस। नाइदर 0 और ग्राउंड, नाइदर VCC, इट इज़ हाई इम्पीडेंस मीन्स के, हाई इम्पीडेंस मीन्स के आपका ओपन सर्किट है, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाली FET है वो हमारी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल आप ऊपर देखो 0 है, यहाँ पर डेटा 0 हो 1 हो कुछ भी हो, अगर कंट्रोल सिग्नल 0 है तो यहाँ पे एंड गेट में क्या होता है कि कोई भी एक इनपुट 0 हो तो आउटपुट हमेशा क्या आता है? 0। दैट मीन्स जो आपकी FET जो ऊपर वाली FET है वो भी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों ही आपकी क्या है? ओपन है, हाई इम्पीडेंस लाइन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो, आप 1 भी राइट कर सकते हो, 0 भी राइट कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि अब पोर्ट 0 जो है वो अवेलेबल है आपके पास एज एन इनपुट, कि जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ ना नहीं है, ना 0 है ना 1 है। दैट मीन्स आप अपना कुछ भी इस पर राइट कर सकते हो, फिर वो 0 हो या फिर 1 हो। इनपुट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट है व्हेन यू यूज्ड पोर्ट 0 एज एन आउटपुट। उसमें भी क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल सिग्नल है वो तो 0 रहेगा। यहाँ पे जो डेटा हम 1 दे रहे थे जब हम इनपुट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर डेटा ये क्या हो जाएगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा तो की कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। 1 मीन्स कि ये किस तरफ जाएगा? इस आउटपुट की तरफ जाएगा, और जो आपका FET है ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होके इसका डायरेक्शन किस तरफ है? ग्राउंड, मीन्स के ग्राउंड, तो ये क्या कर देगा? 0। और ऊपर वाली FET मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंट्रोल सिग्नल 0 होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? हाई इम्पीडेंस हो जाएगा। अब आउटपुट क्या है आपके पास? 0 है। अगर आपके पास आउटपुट 0 है, अगर आप इसको 1 करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसके साथ क्या कर दोगे? हाई जो पुल अप रजिस्टर है उसको आप पुल अप सर्किटरी लगा दोगे तो ये 0 जो है वो 1
करवा देगा। ठीक है, तो ये आपका एज एन आउटपुट यूज होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि हम इसको एक्सटर्नल किस तरीके से यूज होगी। एक्सटर्नल जब होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये क्या हो जाएगा, 0 में से 1 हो जाएगा। अब डेटा यहाँ पे 0 हो 1 हो नो मैटर, कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे 1 है, तो ये जो मक्स है ये सिर्फ किसको अलाउ करेगा, इस एड्रेस के ऊपर, एड्रेस जो आपके पास ये नॉट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट सर्किट लगा हुआ है, यही डेटा जो है वो मक्स की तरफ जाएगा। अब कंट्रोल सिग्नल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, मीन्स के एंड गेट की एक पिन तो क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये 1 हो गई और यहाँ से हम दे रहे हैं एड्रेस डेटा भी 1, तो 1 और 1 दोनों क्या हो जाएंगे आपके, 1 हो गए। यहाँ पे जो एफ है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, VCC, और यही VCC किस तरफ जाएगा, आउटपुट की तरफ, आपकी जो पोर्ट कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एड्रेस डेटा 1 दिया, अगर इस 1 को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से अगर आगे लाया जाए तो वह कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा, 0, मीन्स के मक्स की तरफ जो आउटपुट जाएगा वो क्या जाएगा, 0, मीन्स जो सेकेंड एफ की है ग्राउंड वाली वो आपकी क्या हो जाएगी, हाई एम्पीडेंस पे चली जाएगी। मीन्स यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, आपकी ओपन सर्किट है, तो ऊपर वाला जो क्लोज सर्किट है उसका आउटपुट कहाँ चला जाएगा, पोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है आपके पास, VCC, मीन्स 1 हमने यहाँ से डेटा पास किया और डेटा हमारा पोर्ट की तरफ भी कौन सा गया, आपका 1 ही गया। फिर लेट्स सपोज कि 1 नहीं है, अब डेटा हम 0 पास करा रहे हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस कंट्रोल सिग्नल जो कि 1 था, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, क्योंकि यहाँ पर 8 गेट लगा हुआ है, तो VCC वाला जो FET था वो क्या हो जाएगा, हाई एम्पीडेंस या ओपन हो जाएगा, ये वाला जो है वो ओपन हो जाएगा, तो दैट मीन्स पोर्ट 0 से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर एड्रेस हमने 0 दी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सर्किट है, कॉम्प्लीमेंट से ये 1 होगा, और मक्स से हमारा क्या चला जाएगा, आउटपुट 1, तो मीन्स की जो सेकेंड FET है, लोअर FET, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होकर ये कनेक्ट किसके साथ हो जाएगा, ग्राउंड, मीन्स की ग्राउंड इज 0, तो पोर्ट 0 के पास क्या जाएगा, आउटपुट 0, जो कि यहाँ से आपने एड्रेस से दिया। ठीक है, तो जो आप 1 दोगे तो 1 पास करेगा आपके एक्सटर्नल एड्रेस में, और अगर डेटा आप 0 दोगे तो 0 पास करेगा फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, और कंट्रोल सिग्नल क्या हो जाएगा, 1। और अगर आपको जो पोर्ट 0 है वो IO के तौर पे यूज़ करनी है, तो कंट्रोल सिग्नल क्या कर देंगे आप, 0। फिर एड्रेस कोई भी हो, 1 हो 0 हो, कभी भी पास नहीं होगा, आपका डेटा पास होगा। अगर डेटा आपका 1 होगा तो एज एन इनपुट यूज़ होगा, और डेटा 0 होगा तो एज एन आउटपुट यूज़ होगा, पोर्ट 0। तो ये है बेसिक इंटरनल सर्किट फॉर पोर्ट 0 इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो इसी की डिस्क्रिप्शन है। फिर पोर्ट 2 भी आपका ड्यूअल पर्पज़ है, उसका भी फंक्शन उसी तरीके से होगा। अगर आपका एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ नहीं करें तो वही पोर्ट आपकी एज अ सिंपल IO यूज़ होगी, और अगर उसमें एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो आप मेमोरी, तो उसमें फिर पोर्ट 2 जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, फिर पोर्ट 3 जो है वो भी ड्यूअल पर्पज़ है, उसमें पिन से मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि किस काम के लिए होती है। पर ठीक है, एंड बिट एड्रेसेबिलिटी एंड बुलियन प्रोसेसिंग मीन्स के आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे बाइट को या पूरे रजिस्टर को एड्रेस करो, आप एक रजिस्टर में से, लेट सपोज एक्यूमुलेटर में आया स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, तो मुझे उसकी सिर्फ जो बिट नंबर 0 है मीन्स LSB है वो चेंज करनी है, बाकी बिट नंबर 1 2 बिट नंबर 7 जो है वो सेम ही रखनी है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। और इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन है सेट और दूसरी होती है क्लियर। क्लियर इज़ यूज फॉर 0 एंड सेट इज़ फॉर 1। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट जब आप C कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट, सिंगल कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों ने फंक्शंस किए होंगे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सॉरी, उस वक्त जंप इफ सेट, जंप इफ नॉट सेट, तो ये सारी आपके पास जो हैं ये सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर जब हम इन सिंगल बिट्स को एड्रेस करते हैं अपने कोडिंग में, इंस्ट्रक्शंस जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए एक्यूमुलेटर जो है वो हम 8 बिट एक्यूमुलेटर यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे कैरी फ्लैग यूज़ करते हैं फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस उसकी एक्यूमुलेटर के लिए, कि डेटा हमारा टेम्पररी जाके सेव हो। ये भी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त हम देख लेंगे कि किस तरीके से कैरी जनरेट होती है, तो 1 बिट कब होती है, 0 कब होती है। ठीक है, तो कैरी फ्लैग
जो कि आपका स्टेटस वर्ड रजिस्टर की MSB होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। इंटरप्ट आपको बताया था कि शुरू में ही कि पावरफुल इंटरप्ट स्ट्रक्चर है और टोटल हमारे पास 5 इंटरप्ट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, और ये इंटरप्ट्स एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो सबसे आखिर में जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जिसकी लेवल जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो वो सबसे स्टार्ट में जो है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, कुछ आपके इंटरप्ट इंटरनल होते हैं, कुछ जो है वो आपके एक्सटर्नल होते हैं, तो उसको भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपके टाइमर्स हैं वो भी उसी में ही होते हैं। फिर ये मैं आप लोगों को एडीसिम की कंडीशन हमने आपको दिखाई थी कि एडीसिम में किस तरीके से आपके अगर हम रीसेट पिन को एक्टिवेट करें तो आपके सारे जो रजिस्टर्स हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ रजिस्टर जिनकी इनिशियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब ये तो प्रोग्राम के दौरान ही लिए हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे PSW लिखा हुआ है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जहाँ पे 8051 लेफ्ट विंडो में 8051 लिखा हुआ है, उसी के नीचे PSW। यहाँ पे अगर आपको एक्यूमुलेटर की शो करनी है तो ACC आप लिखोगे तो एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स आ जाएंगी। राइट साइड पे आपके पोर्ट्स हैं। ये सारा मैं आप लोगों को EDSIM की अच्छी खासी लैब दे चुकी हूँ, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप लैब में देख सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम थे उसमें, मेरे ख्याल में 15-20 तो उसमें प्रोग्राम्स थे छोटे बड़े, तो उन प्रोग्राम्स को भी रन करें। और लैब्स का ये है कि लैब्स हैक ने हमें कोई शेड्यूल नहीं दिया, क्योंकि आपकी मोस्टली लैब्स जो हैं वो हार्डवेयर पे होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर में हो, तो उसका अभी हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं आया। लेकिन मैं आप लोगों को लैब्स दूंगी, क्योंकि लैब्स आप लोगों को पता है कि किस तरीके से करनी है। सॉफ्टवेयर भी मैं आपको दे चुकी हूँ, सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से आपको सर्किट बनाने हैं, प्रोग्रामिंग हैक्स, आपको कोडिंग किस तरीके से करनी है, फिर उसको किस तरीके से बर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। तो जो लैब्स हम कर चुके हैं उसमें एक लैब EDSIM की लैब भी थी, जिसमें हमने आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए थे। वो प्रोग्राम्स आप लोगों को 1-2 हफ्तों में मुझे जो है वो दिखाने होंगे। मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीक देती हूँ, ये वीक तो आपका चला गया, नेक्स्ट वीक भी मैं देती हूँ। थर्ड वीक जो हमारा होगा ऑलमोस्ट 4 एंड 11, उसके बाद 11 के बाद हम कोई डेट रखेंगे जिसमें आप लोगों को इसके आउटपुट दिखाने होंगे। मुझे कोई एक ग्रुप था जो कि दिखा के गया था, तो उनकी उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी कि इन्होंने जो मैंने काम दिया तो उन्होंने मुझे काम अपने टाइम पे करके दिखाया। बाकियों के लिए ये है कि वो करके और मुझे जो है वो 2 हफ्तों में इनके आउटपुट्स जो हैं वो चेक करवाएं। ठीक है, देन इंटरप्ट स्ट्रक्चर, ये कुछ 5 इंटरप्ट मैंने आप लोगों को बताया कि प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं। तो इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, टाइमर 0, टाइमर 1, ये 4 इंटरप्ट्स हैं। 5वां जो है वो सीरियल इंटरप्शन है, जिसमें ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होती। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम किसी से बात करना चाहते हैं या कोई हमसे बात करना चाहता है, हो सकता है हम किसी और से बात कर रहे हो, तो पहले इंटरप्ट किया जाता है, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। तो ये क्या है, कुछ ये इंटरप्ट्स हैं। तो जब हम सीरियल कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ट्रांसमिशन हो या रिसेप्शन हो, तो सीरियल इंटरप्ट जो है वो आपका यूज़ होता है। फिर इंटरप्ट 0 की पिन और यहाँ पे इसकी एड्रेस लोकेशन पड़ी हुई है, मेमोरी लोकेशन कौन सी है। फिर इंटरप्ट 0 जो है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और जो सीरियल इंटरप्ट है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइमर 0 और टाइमर 1 जो है वो आपके टाइमर रजिस्टर हैं, जिसमें ऑब्वियसली ओवरफ्लो मीन्स कि अगर आपने 00 से FF तक आपकी टाइमिंग चल रही है स्लॉट, और उसके बाद FF आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, टाइमर ओवरफ्लो हो जाता है और आपका टाइमर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अदरवाइज अगर आपकी टाइमिंग ऑपरेशन नॉर्मल चल रही है तो टाइमर आपका 0 होता है। तो ओवरफ्लो ऑफ टाइमर 0 सो शो करते हैं टाइमर 1, ओवरफ्लो ऑफ टाइमर 1। फिर इंटरप्ट 1 जो है वो आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट है, जो कि पोर्ट 3 की पिन जो है वो 3 पिन पे इसकी लोकेशन है। ठीक है, फिर टाइमर 0 मैंने आपको कहा, टाइमर 2 टाइमर्स हैं 8051 में, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, और ये दोनों टाइमर जो हैं वो 16 बिट वाइड हैं। जो इसकी लोअर ऑर्डर बाइट है उसको हम कहते हैं TL0 फॉर टाइमर 0, एंड हायर ऑर्डर बाइट इज TH0 फॉर टाइमर 0। ठीक है, ये इसकी 16 बिट वाइड टाइमर है। फिर डिफरेंट, ये मैंने आपको कहा था, ये थोड़ी एक्सरसाइज है, आप लोग खुद से कर लेना
कि अगर हमारे पास इतना नंबर है डेसिमल में तो उसको अगर हम ऐड करें तो आपकी टाइमर की किस तरीके से ओवरफ्लो होगा नहीं होगा, और टाइमर में अभी कौन सा नंबर होगा इक्विवेलेंट टू योर बाइनरी जो भी डेसिमल नंबर आप दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ख्याल में रखना है कि कौन सा नंबर डेसिमल है, कौन सा नंबर बाइनरी है, कौन सा हेक्साडेसिमल है। अगर ABCD है तो उसमें ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल है। अगर एक नंबर है 100 100 तो ये डेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। तो आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो D इज़ फॉर डेसिमल, B इज़ फॉर बाइनरी, इसको हम फिर आगे करेंगे। ठीक है, देन इंटरप्ट स्ट्रक्चर. Interrupt can individually number or disabled by the help of register IE, जिसको हम कहते हैं interrupt enable register. इसमें हम interrupt को enable या disable करते हैं। 0 करेंगे तो enable disable होगा और 1 होगा तो enable। ये 8-bit register है। इसकी जो MSB है EA, ये होता है आपकी पिन होती है जो कि 1 होगी तो इंटरप्ट एक्टिवेट होगा, अगर 0 होगी तो इंटरप्ट क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। और इसकी जो 5 LSBs हैं वो जो है वो उसकी इंटरप्ट लाइन्स है। ES इज़ अ सीरियल इंटरप्ट। फिर ET1 और ET0 जो है वो प्रायोरिटी शो कर रही हैं। 0 की प्रायोरिटी मीन्स के लोएस्ट प्रायोरिटी है, जिसकी 1 होगी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। फिर T फॉर ट्रांसमिशन एंड X इज़ फॉर रिसेप्शन. Then priority of serial line external interrupt is 0 1. वही मैंने आपको कहा 1 is used for highest and 0 is used for the lowest priority. Among 5 you can program to either for highest or lowest priority. ये प्रोग्रामर पे करता है डिपेंड कि हाईएस्ट प्रायोरिटी को रख रहा है या लोवेस्ट प्रायोरिटी को रख रहा है, तो डिपेंड कर रहा है प्रोग्राम में। द इंटरप्ट ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोग्रामर कर रहा है, यूज़र कर रहा है, तो पहले हाईएस्ट प्रोग्राम प्रायोरिटी वाला जो इंटरप्ट है वो एक्टिवेट होगा और लोएस्ट वाला लास्ट में। अगर लोएस्ट रख रहा है तो लोएस्ट वाला पहले करेगा और हाईएस्ट वाला आखिर में। फिर रीसेट वाली मैंने हम लोगों ने पहले कहा था कि रीसेट पिन को आप थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे, उसको फिर रिलीज़ करेंगे तो आपका जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी सर्किट है वो अपने इनिशियल पे पोजीशन पे चला जाएगा। When the reset is activated after the line is high, after 2 machine cycles, the register will be initialized with the following values. ऑब्वियसली हम उसको पुश करके रखते हैं कि जो हमारी 12 मेगाहर्ट्ज़ की जो हम उसको फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं जिसमें 2 मशीन साइकिल हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, जब वो एंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रीसेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपके रजिस्टर जो है वो इन वैल्यूज़ पे पहुंच जाएंगे। प्रोग्राम काउंटर है 00। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जब भी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी और तो आपकी प्रोग्राम काउंटर में एक एक बिट की इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो अगर आपके 8 बाइट का जो है वो डेटा है जो आपकी कोडिंग है तो उसमें आपकी जो है वो प्रोग्राम काउंटर जो है वो 8 तक जो है वो काउंट करेगा, ऐड होती जाएंगी उसमें। ये भी आप लोगों को सबको पता होगा। एक्यूमुलेटर A 00 B 0। स्टेक पॉइंट में आप लोगों को बताया कि 00 से 07 07 से हमेशा स्टार्ट होता है स्टैक। जब भी आप इनिशियल करोगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करोगे तो स्टैक पॉइंटर जो है वो 00 से स्टार्ट नहीं होगा, 7 से होगा। जो पोर्ट होती हैं आपकी पोर्ट 0 से पोर्ट 3, ये सारी आपकी जो है वो हाई होती हैं पिन्स। तो ये सारी आपके जो डेटा दिखाएगा FF, ये मैंने आप लोगों को EDSIM पे भी दिखाया था कि EDSIM पे भी आपकी जो भी सारी पोर्ट्स होती हैं वो आपकी होती हैं 1 पे। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, देखें ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी पिन्स हैं पोर्ट की तो वो बहन है, अगर आपको 0 करवानी होंगी पिन्स तो इनको आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। तो आप बिट को भी क्लियर करवा सकते हैं और पूरे जो भी आपका पोर्ट है उस पूरी पोर्ट को भी क्लियर करवा सकते हैं। इनिशियली ये सारी किस्में होंगी FF में होंगी, बाकी सारे रजिस्टर आपके किस्में होंगे 00 पे होंगे। ठीक है, फिर है प्रोग्राम स्टेटस पर रजिस्टर जो कि आपके प्रोग्राम का इनिशियल फाइनल या मिडिल किसी भी जगह पे हो प्रोग्राम में है, सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन हो रही है या फिर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, पूरे प्रोग्राम का स्टेटस क्या है वो आपका शो करता है प्रोग्राम स्टेटस पर रजिस्टर, जिसमें आपकी 8 बिट रजिस्टर है। तो उसमें जो MSB है वो शो कर रही है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मैंने आपको पहले कहा था कैरी फ्लैग क्या करता है कि अगर आपके 8 बिट रजिस्टर है उसमें ओवरफ्लो आ गया है, उसकी आठों के आठों बिट्स जो हैं वो जो है वो 0 हो गई हैं, तो जो कैरी होगी वो जाके आपकी ऐड होगी या आपकी शिफ्ट हो जाएगी कैरी फ्लैग में। फिर है और कैरी फ्लैग जो है हम लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए एज एन एक्यूमुलेटर भी हम यूज़ करते हैं।
फिर है आपका एक्यूमुलेटर ऑक्सिलरी कैरी AC। ऑक्सिलरी कैरी मीन्स कि आपकी 4 बिट में या निबल में अगर आपकी जो है ओवरफ्लो होता है तो जो आपकी बिट होगी वो जाके शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सिलरी कैरी में। फिर F0 जो है वो यूज़र फ्लैग है, यूज़र इसको किस तरीके से भी यूज़ करना चाहे उसकी मर्ज़ी है। फिर RS0 RS1 जो है वो यूज़ होते हैं 2 बिट्स फॉर बैंक सिलेक्शन। अगर ये दोनों बिट 0 है मीन्स कि हमारे पास बैंक जो सेलेक्ट हुआ है 0। अगर ये 0 1 है मीन्स के बैंक इज़ 1। अगर 1 0 है बैंक इज़ 2 एंड 1 1 इज़ बैंक फॉर इफ़ यू यूज़ और यू सेलेक्ट बैंक 3 और फोर्थ बैंक ऑफ योर जनरल पर्पज रजिस्टर्स। देन 0 V क्या है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स के आपके पास इंस्ट्रक्शन है, टाइमर है, उसमें ओवरफ्लो हो गया। ये भी हम आगे करेंगे किस तरीके से आपकी इंस्ट्रक्शन में ओवरफ्लो जब हो जाता है तो वो बिट कहाँ पे जाके होती है, और ओवरफ्लो और कैरी में क्या डिफरेंस है। फिर जो लास्ट LSB है वो है पैरिटी। पैरिटी से क्या मुराद है कि अगर आपने पैरिटी जनरेटर आपने अपने कोडिंग में पैरिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया, अब अगर आपके पास जो आउटपुट है उसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड है, तो उसको इवन कराने के लिए आपकी जो पैरिटी है बिट वो हो जाएगी 1। और अगर आपकी नंबर ऑफ वंस एक्यूमुलेटर में है, इवन ऑर्डर है, तो फिर ये पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। फिर ये प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर के सिंबल्स हैं, उसकी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन पे, और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये इसका टेबल है। ठीक है। ये टेबल को भी आप लोगों को याद करना है कि किस रजिस्टर की कौन सी पिन पे कौन सी एड्रेस आती है। ठीक है। तो ये आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यही हेल्पफुल होंगी आपके लिए फिर जब आप प्रोग्रामिंग करोगे माइक्रो कंट्रोलर की। ठीक है। देन कैरी फ्लैग मैं आपको बता चुकी हूँ, कैरी ऑक्सिलरी कैरी रजिस्टर बैंक सिलेक्शन किस तरीके से होती है, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसकी थ्योरी पे, इसकी जो पॉइंट्स मैंने आपको दी हैं इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर उसको जो यहाँ पे भी आपके कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, ये फिर हम इंस्ट्रक्शन को तो बाद में देख लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपने माइक्रो प्रोसेसर पे की हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, किस तरीके से एडिशन होती है, बाइनरी की, हेक्सा की, ये आप लोग पढ़ चुके हो इनिशियल क्लासेस में, तो आप इनको एग्जांपल्स को परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल दी गई हैं कि किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। डेटा पॉइंटर 16 बिट्स का होता है और ये पॉइंट आउट करता है डेटा, एक्सटर्नल डेटा को। ठीक है ना। तो टोटल 16 बिट्स हैं या 64 KB के हमारे पास है जगह, तो उसके लिए हम जो डेटा पॉइंटर रजिस्टर होता है वो हमारे पास 16 बिट का होता है, हायर ऑर्डर बाइट एंड लोअर ऑर्डर बाइट। फिर टाइमर पे आ जाए तो टाइमर मोड रजिस्टर है, तो हमारे पास मोड की जो सिलेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम 2 बिट्स के लिए। तो 2 बिट्स के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास टोटल कम्बिनेशंस कितनी होंगी, 4 होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमारे पास जो टोटल मोड्स होंगे वो कितने होंगे, 4 मोड्स होंगे। तो यहाँ पे जो टाइमर मोड है तो इसमें जो LSB है, LSB की 4 बिट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टाइमर 0, और MSB की जो 4 बिट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टाइमर 1। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट बिट है वो है गेट, देन सेकेंड इज़ टाइमर काउंटर, थर्ड एंड फोर्थ इज़ यूज फॉर द मोड सेलेक्शन। ठीक है। तो अब गेट क्या करता है, ये कहता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बिट एड्रेसेबल, तो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर नहीं है टाइमर मोड रजिस्टर। इसको हम एड्रेस जब करेंगे तो पूरा का पूरा बाइट हम एड्रेस करेंगे, बिट बाय बिट हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। अब 0 गेट पिन क्या करती है, गेट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल। और ठीक है, गेट अब यहाँ पे कह रहा है कि हर टाइमर को हम स्टार्ट भी करते हैं, इसको स्टॉप भी करते हैं। तो ये कंट्रोल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अपने सर्किट को या प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं, या फिर आपने एक एक्सटर्नल पुश बटन लगा दिया, जब भी आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो एकदम से वो आपका जो है वो रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपने एक फिल्म भी देखी होगी, पुरानी फिल्म नहीं, एक ड्रामा टाइप था, इंग्लिश ड्रामा, जिसमें एक रोबोट होती है लड़की, और जब वो ओवर कंट्रोल हो जाती है परफॉर्मेंस में, तो जो उसको बनाने वाला होता है मैन्युफैक्चरर, तो उसका एक खुफिया बटन होता है जिसको वो प्रेस करता है तो वो अपनी पूरी बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी कंडीशंस होती हैं उस पर चला जाता है। या आपका जो मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन, तो कभी कभी आपका हैंग हो जाता है, कभी कभी आपको लगता है उसमें एरर आते हैं, आप
अलग चीज़ आप एरर को रिमूव करो, आप वायरस को स्कैन करो, आप डेटा को जो है वो डिलीट करो, क्योंकि इतनी जगह नहीं है आपके मोबाइल में और आपका जो मोबाइल है वो बार बार हैंग हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, फैक्ट्री रीसेट पे करते हो। तो रीसेट जब करते हो तो वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है। तो वो भी आपका होता है कि आप किस तरीके से इसको कंट्रोल कर रहे हो। आइदर आप उसको इंटरनली थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोल करवा रहे हो, थ्रू जो है वो आप एक्सटर्नली हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल करो। तो गेट जो है वो सिर्फ आपको क्या करता है, कंट्रोल देता है, इंटरनल कंट्रोल, यहाँ पर एक्सटर्नल कंट्रोल। तो गेट 0 तो मीन्स इंटरनल कंट्रोल, और अगर गेट 1 है तो एक्सटर्नल कंट्रोल होगी। फिर आपकी गेट तो हो गया, उसके बाद काउंटर सीटी, तो आपका टाइमर यूज़ हो रहा है एज अ काउंटर या एज अ टाइमर। अगर यूज़ हो रहा है तो ये एक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट होगा, ओवरफ्लो होगा तो एक्टिवेट होगा, अगर नहीं होगा तो एक्टिवेट होगा। इसको हम देखेंगे। फिर आपकी दो पिंस जो हैं वो मोड 1 और M1 M0, ये जो है वो मोड सिलेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। तो टोटल आपके 2 बिट्स हैं, तो 2 बिट्स मीन्स 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। तो टोटल जो मोड्स होंगे वो 4 मोड्स होंगे। मोड 0 में क्या होता है, 13 बिट टाइमर मोड है ये। मोड 1 जो है 16 बिट टाइमर मोड है। मोड 2 जो है वो 8 बिट ऑटो रिलोड मोड है। और मोड 3 जो है वो स्प्लिट टाइमर मोड है। अब 13 बिट मोड टाइमर में क्या होता है कि हम टोटल 16 बिट में से 13 बिट्स को हम यूज़ करते हैं, मीन्स के 8 आपकी बिट्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, हायर ऑर्डर बाइट यूज़ हो रही है THX, और बाकी जो 5 रिमेनिंग है वो TLX की यूज़ हो रही है। बाकी जो हमारी लोअर ऑर्डर बाइट्स हैं या लोअर ऑर्डर जो है वो आपका टाइमर है, उसकी जो लास्ट 3 बिट्स हैं वो क्या होंगी, डिसेबल होंगी। ठीक है, तो 13 बिट टाइमर है, मीन्स कि आप अगर आपको 8 बिट टाइमर नहीं, आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो उसमें आप ज़्यादा टाइमिंग या टाइमिंग स्लॉट जो है वो बढ़ा सकते हो। फिर मोड 1 में क्या है, 16 बिट होता है, मीन्स कि टोटल आपकी 16 या 64 किलो बाइट्स तक कम्बिनेशन हो सकती हैं टाइमर की। तो जितना टाइमर ज़्यादा बड़ा होगा उतनी आपका सीक्वेंस जो है वो साइकिल्स का बड़ा होगा, इंस्ट्रक्शन का बड़ा हो सकता है। फिर 8 बिट ऑटो रिलोड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 8 बिट आपके पास ये हम थोड़ा देख लेते हैं। 13 बिट और 16 बिट आपको रीड आउट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी, टोटल कम्बिनेशन कितनी है। अच्छा, जो मोड 2 है ऑटो रिलोड टाइमर, इसमें क्या होता है कि जो हमारी लोअर ऑर्डर बाइट जो होती है उसमें हमारी इंक्रीमेंट होती है। जैसे अगर 0 है, 01, 02, 03, इंक्रीमेंट हमारी कहाँ होगी, लोअर ऑर्डर बाइट में होगी। जो हायर ऑर्डर बाइट में होगी वो आपकी उस पर्टिकुलर क्या हो, स्टार्टिंग नंबर लिखा हुआ होगा। लेट से कि अगर FDH यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपकी जो टाइमर स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हमेशा उस मेमोरी एड्रेस से होगा, उस डेटा से होगा जो कि हायर ऑर्डर बाइट, जो आपका हायर ऑर्डर बाइट टाइमर में जो आपकी डेटा जो होगा वो सेव होगा। अब FD है तो FD में इंक्रीमेंट होगी FE, फिर FF के बाद वो 0 0 नहीं हो जाएगा, फिर वो रिलोड होके किस डेटा पे पहुंच जाएगा, जो कि डेटा आपको मौजूद है, जो कि आपको दिया गया है हायर ऑर्डर बाइट में, जो कि FD है। तो FF के बाद फिर FD होगा, FD FT FE FF एंड देन अगेन FD, और उसमें इंक्रीमेंट होती जाएगी। टाइमर आपका ऑन होगा, फिर ओवरफ्लो होगा, फिर ओवरफ्लो के बाद 0 0 से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा उस लोकेशन से या उस डेटा से स्टार्ट होगा जो कि आपके हायर ऑर्डर बाइट में। फिर जो मोड 3 है वो स्प्लिट टाइमर है, तो मीन्स के आप हायर ऑर्डर बाइट को एज अ सेपरेट जो है वो टाइमर के यूज़ कर सकते हो, और आप जो लोअर ऑर्डर बाइट है उसको सेपरेट टाइमर के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइमर है जो कि 16 बिट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइमर को हमने 2 टाइमर्स में यूज़ किया। तो अगर हमारे पास 2 टाइमर्स हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो थ्रू दिस स्प्लिट टाइमर मोड हम उनको चेंज कर सकते हैं 4 टाइमर्स में। तो ये यूज़र पे जो आपका है प्रोग्रामर है उस पर डिपेंड करता है। फिर टाइमर कंट्रोल, जैसे टाइमर कंट्रोल जो है उसमें जो आपकी हायर ऑर्डर बाइट है, इसमें आपकी 2 टाइमर्स आपके यूज़ हो रहे हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, और जो लोअर निबल है वो यूज़ होती है फॉर इंटरप्ट। तो इसमें आपकी 2 बिट्स हैं TF एंड TR, TF1 एंड TR1 फॉर टाइमर 1, TF0 एंड TR0 इज़ फॉर टाइमर 0। TR0 क्या है,
प्रोग्रामर पे है कि TR जो है बिट वो करता है आपके जो आपका टाइमर है उसको ऑन एंड ऑफ। तो TR बिट अगर 0 है तो ये टाइमर है 0 ऑन ऑफ, और अगर टाइमर TR बिट जो है वो 1 है तो टाइमर है ऑन या स्टार्ट है। तो TR बिट अगर टाइमर 1 है तो उसकी टाइमर 1 को आप लोगों को एक्टिवेट करना है, तो उसकी TR बिट जो होगी TR1 वो इक्वल होगी 1 के। अगर टाइमर 0 को आपको एक्टिवेट करना है तो उसकी जो TR0 बिट होगी वो किसके होगी, 1 होगी। और TF इज यूज्ड जब TF बिट जो है वो ओवरफ्लो के लिए यूज़ होती है। तो जब आपका टाइमर जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा तो रोल ओवर होके वो किस पोजीशन में पहुंच जाएगा, 0 0 FF होके फिर 0 0 होगा। तो जो आपकी जो ओवरफ्लो हो गया जो कैरी होगी वो जाके आपकी शिफ्ट होगी किस पे, TF बिट में। ठीक है, तो इसकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से TR बिट या TF बिट को हम सेट करेंगे, क्लियर करेंगे फॉर टाइमर 0 एंड फॉर टाइमर 1। फिर आपका सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है जिसकी एड्रेस है 98 H इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल को। ये बिट एड्रेसेबल है। बिट एड्रेसेबल से मुराद इसका बिट बाय बिट भी इसको एड्रेस कर सकते हो, एज अ बाइट भी एज अ बिट। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहलाता है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, और ये तभी यूज़ होगा जब आपकी सीरियल बफरिंग यूज़ होगी। और कंट्रोल रेट से मुराद ये है कि किस तरीके से आपका बॉड रेट जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। और बॉड रेट से क्या मुराद है कि कितनी आपकी बिट्स या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम, ट्रांसमिशन ऑफ योर डेटा, फिर वो सेंड कर रहे हो डेटा या फिर रिसीव हो रहा है। ठीक है, फिर बफरिंग, और ये भी आपकी ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए यूज़ होती है। उसकी पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो 99 है, और ये रजिस्टर तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी सीरियल कम्युनिकेशन होगी। बफरिंग आप देखते हो जब आप कोई भी ऑनलाइन कोई भी वेब पेज आप खोलते हो तो उसको टाइम लगता है जब तक डेटा आपका रिसीव हो या ट्रांसमिट हो, तो आपको बफरिंग चल रही होती है। बफरिंग मीन्स के डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, कितने टाइम पे आपका ट्रांसमिट हो रहा है, कितने टाइम में रिसीव हो रहा है। तो जब तक टाइम में रिसीव हो या आपका जो है डेटा ट्रांसमिट हो तो वो क्या आपकी बफरिंग कहलाती है। फिर पावर कंजप्शन होती है पीक ऑन रजिस्टर। पावर कंजप्शन में आप लोगों को ऐसे बता दूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी रिमोट कंट्रोल की, कि रिमोट कंट्रोल जैसे आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ टॉयज़ होती हैं, उसमें आप उसको चला रहे हो टॉयज़ को, तो आधा घंटा या 1 दिन या 2 दिन के बाद आपकी बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। फिर आपको या तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है या फिर बैटरी को आपको चेंज करना पड़ता है। माइक्रो कंट्रोल की ये बात होती है कि जब आप उसको जैसे आपका रिमोट कंट्रोल है, तो रिमोट कंट्रोल अगर आप चला रहे हो टीवी, तो आपका जो बैटरीज हैं वो आपकी यूज़ हो रही होंगी। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले गए, तो ये नहीं होगा बाहर से जब आप वापस आओगे तो आपकी बैटरीज ख़त्म हो गई होंगी, नहीं। जब आपने इस माइक्रो कंट्रोल इस रिमोट कंट्रोल को यूज़ नहीं किया, उस वक्त आपकी बैटरी क्या होगी, सेव होगी, क्योंकि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उस वक्त सेविंग मोड में या स्लीपिंग मोड में होगा, कि कुछ देर के लिए वो आराम कर रहा है। और जब भी आप उसको कोई भी एक चैनल प्रेस करोगे या कोई भी बटन आप रिमोट कंट्रोल का प्रेस करते हो तो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और आपका काम परफॉर्मेंस हो जाती है स्टार्ट। तो यही आपके 2 मोड्स होते हैं, एक इडल मोड होता है आपके पावर कंट्रोल, दूसरा होता है पावर डाउन मोड। पावर डाउन मोड जब एक्टिवेट होगा तो आपके CPU ऑन होगा, बाकी जो इंटरप्ट्स होंगे या सीरियल पोर्ट्स होंगी या टाइमर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके स्लीपिंग मोड में होंगे, डीएक्टिवेट होंगे। इडल मोड जब आपका एक्टिवेट होगा तो CPU क्या होगा, तो कुछ देर के लिए स्लीपिंग मोड में होगा, बाकी इंटरप्ट सीरियल पोर्ट और टाइमर्स आपके वर्किंग कंडीशन में होंगे। दोनों सूरतों में आपका जो पूरा हम कुछ जो है वो चीज़ों को आराम करवा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही आपका जो है वो डाउन हो गया है। जैसे बॉडी है तो सो रही होती है, सो रहे होते हैं हम लोग, तो हमारा दिमाग काम कर रहा होता है या दिमाग हम चल रहा होता है थोड़ा सा, या आपके बॉडी पार्ट्स कभी आप राइट टर्न कर रहे हो, लेफ्ट टर्न कर रहे हो, तो बॉडी पार्ट्स आपके टर्न कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मर जाते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं तो कुछ पार्ट्स आपके रेस्टिंग मोड में होते हैं, बाकी कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके काम कर रहे होते हैं। उससे ये होगा कि आप थकेंगे भी नहीं, आपका पावर भी कंज्यूम नहीं होगा, आप थकेंगे भी नहीं, और आपका काम भी इतना नहीं हो रहा उससे। कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स आपके स्लीपिंग मोड में। ये पावर डाउन मोड हो या इडल मोड हो, दोनों में ही आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, 0 पे एक्टिवेट होगा, 1 पे डीएक्टिवेट होगा। पावर डाउन जब हम लेट्स से कि 0 कर रहे हैं
या हम इसको 1 कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो पावर डाउन जब 1 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स के 0, तो ऑसिलेटर की तरफ क्या जाएगा, 0 आउटपुट जाएगा और ऑसिलेटर अपना फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा और ऑसिलेटर से यहाँ से सिग्नल भी जनरेट नहीं होगा। जनरेट नहीं होगा तो यहाँ से आउटपुट क्या होगा, बंद होगा। और इडल मोड अगर हमने 0 किया तो यहाँ से 0 हो रहा है, और यहाँ से हमने क्लॉक जनरेट लगाया तो क्लॉक जनरेटर जैसे जैसे क्लॉक 1 होगा और ये 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़, यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है तो 1, तो सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है, 0 है, इसमें 1 आएगा तो ये क्या हो गया, स्लीप में चला जाएगा 0। तो ऊपर जो है वो क्लॉक जनरेटर है, तो यहाँ पे इंटरप्ट सीरियल पोर्ट टाइमर जो है वो एक्टिवेट है। इडल मोड यहाँ पे जब भी एक्टिवेट होगा ये 0 होगा, तो इस नैंड गेट को क्या कर देगा, ये डीएक्टिवेट कर देगा। डीएक्टिवेट कर देगा तो ये सीपीयू क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, और यहाँ पे जो पल्स जनरेट हो रही है, ये पल्स जो है वो आपके इंटरप्ट सीरियल पोर्ट्स या टाइमर्स को ऑन रखेगी। फिर अगर इस इडल मोड को आप 1 कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ से ऊपर से भी 1 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, ठीक है, और सॉरी 1, और यहाँ से ऊपर से आपकी क्लॉक जहाँ पे 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, यहाँ से 1 क्या आएगा, सीपीयू ऑन हो जाएगा। ये जो आपका मोड होगा ये क्या होगा, अब 0, यहाँ से आपने 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, PD 1 हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लॉक के हिसाब से 1.00 और नैंड गेट से क्या आएगा 1, और यहाँ से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, जो कि फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी, सीपीयू की तरफ जाएगी, और जो इंटरप्ट और सीरियल पोर्ट्स या टाइमर्स जो भी होंगे आपके, वो क्या होंगे, डीएक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो यही जो है इडल मोड्स हैं, 2 पावर डाउन इडल मोड्स। ये दोनों मोड्स आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेना, फिर देखते हैं कुछ समझ में नहीं आया तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देन पावर कंजम्पशन, पावर कंट्रोल, पीक ऑन रजिस्टर, ठीक है, इसकी यहाँ पे पिन्स हैं। एस मोड जो है वो बॉड रेट जो है वो आपको, अगर इसको एक्टिवेट करोगे तो बॉड रेट जो है वो आपको हायर जो है वो ट्रांसमिशन रेट जो है वो हायर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर GF1, GF0 एंड ये पिन्स यूज़ नहीं होंगी। PD पिन इज़ यूज फॉर पावर डाउन मोड एंड इडल इज़ यूज फॉर इडल मोड, ठीक है। ये पावर कंट्रोल जैसे जो कि हमने पढ़ा उसी की ही बिट कॉन्फ़िगरेशन है। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ये मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रही हूँ प्लस एक असाइनमेंट दे रही हूँ जो कि आप लोगों को कंप्लीट करके थर्सडे के दिन तक मुझे सबमिट करवानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा। हो सकता है थोड़ी सी नॉइज़ हो, उसको हम फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब घर पे होंगे और खैरियत से होंगे। और क्लासेस का ये है कि आप ऑनलाइन जो लोग आ सकते हैं वो आएँ, जो नहीं आ सकते तो वो ये रिकॉर्डिंग देखें। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को उसकी लिंक फॉरवर्ड कर दूँगी। आपका जो LMS जो आपका सिस्टम बनाया है, मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे जाके आप मेरे लेक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। असाइनमेंट भी मैं वहीं पे आपको जो है वो सेंड कर दूँगी, तो अपडेट आप वहाँ पे रहिएगा। जो ऑनलाइन नहीं हो सकता, जिसको इंटरनेट का मसला है या कोई भी फ़ाइनेंशियल या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इस लिंक से ज़रिए किसी से कॉपी करके ये रिकॉर्डिंग सुन सकता है। फिर आप मुझे चैट जो ज़ूम की जो चैटिंग रूम होता है उसमें आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है। आप बेसिकली आप को हमें सिखाना जो है वो ज़रूरी है, तो अटेंड आप करें ना करें, आप अगर इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल है। प्लस आपके पास लेक्चर्स हैं उसको आप देखें। बुक्स भी मैंने जो है वो रख दिए हैं। कुछ और जो मटीरियल मुझे मिलता जाएगा, मुझे समझ में आया सूटेबल है तो वो भी मैं आपको बताती भी जाऊँगी और मैं आपको सेंड भी करती जाऊँगी, ठीक है। तो उसको आप देखते रहिएगा। सिर्फ आप खुद को अप टू डेट रखना है, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन हो। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन आएँ। जो भी कुछ डिस्कस करना है तो ऑनलाइन डिस्कस करें। लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करके हर वीकली मुझे वो रिपोर्ट करनी है असाइनमेंट। 80% आपकी जो है वो असाइनमेंट होगी तो आपकी उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे या उसको मार्क्स मिलेंगे। 80% से कम होगी
तो वो फेल होगा। पास होने के लिए आपको 80% से ज़्यादा करनी है। ये आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं उसी लेक्चर की ही असाइनमेंट है। तो जो लेक्चर पूरा सुनेगा रिकॉर्डिंग तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू योर CR। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।